Welcome back, guys, on my channel Biology with Maya. I'm your host and your study companion Maya Upadhyay, and I hope you guys are all right. You have watched my video of cell evolution and cell theory. आई होप आपने वो देखा होगा, आप सब लोगों को वो पसंद आया होगा. एंड नाउ लेट्स बिगिन सम क्वेश्चन सीरीज़ ऑल्सो. मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज़ प्रिपेयर किया है जिसमें कुछ फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है, एजर्शन और रीज़न क्वेश्चंस भी है. तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में फॉर्मेशंस होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे. सो ये वीडियो में मैंने सेल थ्योरी इंक्लूड किया है. मैंने सेल थ्योरी इंक्लूड किया है और सेल इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन हैं. अलॉन्ग विद दैट माइक्रोस्कोप के भी कुछ क्वेश्चन हैं. ओके, मैं एक बहुत ही जल्दी एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जिसमें टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे फॉर सेल बायोलॉजी. साइटोलॉजी की स्टडी के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स की भी हम स्टडी करेंगे. एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें एक ब्रीफ रिव्यू करेंगे हम सभी टूल्स एंड टेक्निक्स का कि कौन कौन सी टूल्स एंड टेक्निक्स साइटोलॉजी की स्टडी में हेल्पफुल होती है. बट राइट नाउ इन दिस पीपीटी मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस माइक्रोस्कोप के भी इंक्लूड किए हैं. ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. और अगर अभी तक आपने सेल थ्योरी और सेल इवोल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है, सो गाइज प्लीज़ hurry up and watch this video. It will be very helpful in solving questions. Okay, so moving on, पहले क्वेश्चन हम देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट माइक्रोस्कोप was given by. ओके, तो पहला माइक्रोस्कोप किसने दिया. ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. बायोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ में यही होता है कि डेट्स और टाइम याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. सो व्हाट वी डू कि जो फेमस साइंटिस्ट हैं, जो फेमस नेम्स हमें मालूम है, हम उनको पहले रूल आउट टेक्निक से निकाल देंगे. हम सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से उन ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देंगे जो हमें पता है कि ये तो 100% श्योर है कि ये आंसर हो ही नहीं सकता है. सो व्हाट वी डू, लिविनहुक है तो एंटोन वॉन लिविनहुक है. हमें पता है, हमने पीपीटीज में देखा था कि एंटोन वॉन लिविनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्क्राइब किया था. फर्स्ट लिविंग सेल डिस्क्राइब किया था और डिस्कवर किया था. तो ही हैज़ नॉट गिवन फर्स्ट माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट एवर सेल, यानी सबसे पहला सेल रॉबर्ट हुक ने ही दिया था, बट इट वॉज अ डेड सेल. ओके, नेक्स्ट हैंस जेंसन एंड ज़ेकेरियस जेंसन. ओके, ये ऑप्शन हो सकता है, हमने अभी तक नहीं सुना है. स्क्लिडन. ओके, हमें ये भी पता है कि स्क्लिडन और स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्म्युलेट किया था. सो रूल आउट टेक्निक से देखें तो ये क्वेश्चन में हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि हैंस जेंसन और ज़ेकेरियस जेंसन ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप दिया. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Moving on to next question, the term microscope was coined by. Okay, अब माइक्रोस्कोप कॉइन किसने किया. फर्स्ट माइक्रोस्कोप दिया तो जेंसन एंड जेंसन ने था, लेकिन हु टर्म द माइक्रोस्कोप, नेम किसने दिया इसको. इट वॉज गिवन बाय जियोवानी फार्बर. ओके, जियोवानी फार्बर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक माइक्रोस्कोप था जो गैलीलियो ने एक अकेडमी में सबमिट किया था. ओके, गैलीलियो ने इस एक अकेडमी में एक माइक्रोस्कोप सबमिट किया था जिसको उसने लिटिल आई नाम दिया था. और उसने ये जब सबमिट किया तब जियोवानी फार्बर ने उस माइक्रोस्कोप का नाम माइक्रोस्कोप टर्म किया. इट्स अ काइंड ऑफ रिटोरिकल क्वेश्चन, बट स्टिल उसने उस लिटिल आई नाम के इक्विपमेंट को माइक्रोस्कोप नाम दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज father of microscopy and microbiology is. Theophilus, no, he is father of botany. Jensen, no, उसने अभी अभी माइक्रोस्कोपी दिया है, माइक्रोस्कोप दिया है. लिविनहुक हो सकता है. रॉबर्ट हुक, उसने तो फर्स्ट डेड सेल दिया था. सो लिविनहुक हेयर इज़ द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोबायोलॉजी. वाई? बिकॉज उसके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से. एंटोन वॉन लिविनहुक ने बहुत सारे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं माइक्रोस्कोपी और माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में. उसने अपने माइक्रोस्कोप के अंडर में बहुत सारी डिस्कवरीज की है. उसने वैक्यूल्स को ऑब्जर्व किया है, उसने फर्स्ट लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया है, एंड द लिस्ट गोज ऑन. ओके, सो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड माइक्रोबायोलॉजी इज लिविनहुक. लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो वो है लुई पास्चर. ओके, फादर ऑफ
modern microbiology is Louis Pasteur. Okay. Now the next question is ability to distinguish between two closely placed objects. ये माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है. दो पास में पड़े ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करने की, जो डिस्टिंग्विश करने की जो एबिलिटी होती है, उसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, वीडियो पावर कहते हैं, डिस्टिंग्विशिंग पावर कहते हैं, या मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं. नो, वी नो दैट मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लोजली देखने की पावर जो होती है, उसको मैग्नीफाई करके जूम इन करके देखने की जो पावर होती है, वो होती है मैग्नीफाइंग पावर. ओके. डिस्टिंग्विशिंग पावर यानी दो ऑब्जेक्ट्स में जो फ़र्क बताती है वो होती है डिस्टिंग्विशिंग पावर. लेकिन क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो बताती है डिफरेंस, वो होती है रिजॉल्विंग पावर. ओके. माइक्रोस्कोप में होती है रिजॉल्विंग पावर. सो आई होप आई एम वेल अंडरस्टूड. ये इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ ह्यूमन आई, सॉरी, रिजॉल्विंग it's very technical, you know, you have to again and again choose the pen and all that. So resolving power of human eye, compound microscope and electron microscopes are respectively. जो ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर होती है, हमने अभी अभी देखा है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है. दो क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टिंग्विश करती है उसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं. तो ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या हो सकती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. The resolving power of human eye is 100 micrometer. The resolving power of compound microscope is 0.25 micrometer, and for electron microscope is 10 angstrom. Okay. Next question is 1 micrometer or micron is equal to कितना होता है. अभी मैंने नीचे इसमें एक डिटेलिंग भी दिया है. आई हैव प्रोवाइडेड यू सम डिटेल्स. ये यूनिट कन्वर्जन्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज इन स्टडिंग द बायोलॉजी. सो व्हाट हैपन्स गाइज, देर आर डिफरेंट यूनिट्स फॉर ईच एंड एवरी मेजरमेंट, फॉर ईच एंड एवरी साइज एंड शेप चेंज. सो रिमेंबरिंग दीज यूनिट्स विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके. एक बार आप याद करोगे, इट विल बी एम्बार्क्ड इन योर माइंड. ओके, थ्रू आउट योर स्टडीज. सो 1 माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिखा है, इज इक्वल्स टू 0.001 millimeter. So the correct answer is option number 3. Right? So moving on to the next slide. Next question is cell was discovered by. Okay, now these are some very tricky questions. क्योंकि सेल तो लिवेनहुक ने भी दिया था, सेल तो रॉबर्ट हुक ने भी दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दिया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. सो ये जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें देखना होता है कि फर्स्ट एप्रिशिएबल आंसर या फर्स्ट प्रायोरिटाइज्ड आंसर कौन सा है. ओके. सो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क लिड के अंदर सेल को देखा था. इट वॉज बेसिकली डेड सेल. हमने पीपीटी में इसको डिस्क्राइब किया है दैट इट वॉज बेसिकली डेड सेल, बट स्टिल उसने इसे सेल नाम दिया. एंटोन वॉन लिवेनहुक ने उसके बाद में लिविंग सेल को डिस्कवर किया. ओके. और उसने उसको नाम दिया एनिमल्क्यूल्स, यानी स्मॉल एनिमल्स. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स वॉज डिस्कवर्ड बाय. इट इज़ ऑल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हों, अगर हमने पीपीटी अच्छे से देखी है, तो हम ये आराम से बता सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर बेसिक यूनिट जो है वो सेल होता है. ये किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था मिथियास क्लिडेन ने. पीपीटीज में क्लियर लिखा गया है दैट मिथियास क्लिडेन वॉज अ बॉटनिस्ट. ओके. उस बॉटनिस्ट ने ये डिस्कवर किया माइक्रोस्कोप के अंडर में कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स है, उसने उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स है जो कि एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और जो कि आगे जाके टिश्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. राइट. सो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दिया था. आगे ये क्वेश्चन आने वाला है, बट मैं पहले से ही थोड़ा सा चीटिंग करवा देती हूँ आपको. आगे ये क्वेश्चन आने वाला है, बट रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस दिया था. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डेड सेल दिया था. रुडोल्फ वर्चो ने क्या दिया था? आई होप यू गाइज रिमेंबर, हमने एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है इसमें. रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी दिया था. सो
The correct answer to this question is Matthias Schlitten. Moving on to the next slide, we have our next question, which is Robert Brown is known for its discovery of, I told you, I already gave you a cheat sheet for this. So Robert Brown is known for the discovery of nucleus. Okay. Next question is cells of Robert Hooke were actually. अभी ये क्वेश्चन क्या है, डिटेल स्टडी है. इसमें ये पूछ रहा है कि सेल्स ऑफ रॉबर्ट हुक वर एक्चुअली, जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंडर में कॉर्क सेल देखे थे वो एक्चुअली क्या थे. वो लिविंग सेल तो नहीं थे, दे वर ओनली बेसिकली सेल वॉल. उसने कॉर्क सेल की, डेड सेल की सेल वॉल्स को ही ऑब्जर्व किया था. जस्ट बिकॉज दे वर डेड सेल्स, तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म और सब प्रेजेंट नहीं था. प्रोटोप्लास्ट नहीं, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. Wall-less cells, it is not even possible. Wall cells, no, not possible. So the correct option is option number 1. Cells of Robert Hooke were actually cell walls. उसने basically cell wall को observe किया था माइक्रोस्कोप के अंडर में. Which one does not have cellular structure? अभी ये भी हमने प्रेजेंटेशन में देखा था कि नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं. नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जो सेल की किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और वो होते हैं वायरसेस. पीपीएलओ, रिकेटेशिया, आर्कीबैक्टीरिया, दीज 3 टाइप्स आर द टाइप ऑफ बैक्टीरियाज. लेकिन वायरसेस जो है उनके अंदर कोई भी सेल के स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं. उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज वायरसेस. ओके, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, नो इशू इन दैट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी एज अपोज टू सेल थ्योरी. अभी देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चंस इस तरह से फॉर्मुलेट किए हैं सो दैट यू विल गाइज गेट टू नो अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो एज वेल एज सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर प्रीवियसली स्टडीड सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ओके, तो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी इज, इट स्टेट्स दैट लिविंग मैटर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोप्लाज्म एंड द सेल इज सिंपली एन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिमिटेड बाय आउटर मेम्ब्रेन along with the nucleus. अभी what happened कि ये सबसे इनिशियल थ्योरी है. सेल थ्योरी से भी पहले ये थ्योरी फॉर्मुलेट की गई थी. ओके, तो इस थ्योरी में क्या कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल टेक इट एज एन ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कम्प्लीटली प्रोटोप्लाज्म से भरा हुआ है. इसके अंदर कोई ऑर्गेनेलीज नहीं है, इसके अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है. ये एक प्रोटोप्लाज्म का है एक्यूमुलेशन, जिसके अंदर सेल्स ऐसे रैंडमली इकट्ठा हो रखे हैं, एग्रीगेट हो रखे हैं, और जो एक स्ट्रक्चर है वो बाउंडेड है एक मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ये पूरे ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन है. तो दिस इज प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी, जो बहुत कम टाइम तक एक्सेप्ट की गई थी, उसके बाद में इसको डिजेक्ट कर दिया गया था. सो ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी स्कर्ट्स ने. ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज स्कर्ट्स. वर्जो ने सेल थ्योरी दी थी. ओके, सैक्स ने ऑर्गेनिज्म थ्योरी दी थी. ओके, ऑर्गेनिज्मल थ्योरी दी थी सैक्स ने. वी विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली. ऑर्गेनिज्मल थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी प्रपोजिंग दैट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड सेल, दिस इज नोन एज ऑर्गेनिज्मल थ्योरी. इसे ऑर्गेनिज्मल थ्योरी कहते हैं, और ये थ्योरी जो है ये सैक्स ने दी थी. सो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी क्या कहती है कि पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल की तरह, सिंगल एंटिटी की तरह काम करता है, जो कंटिन्यूस मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म से बना है, और उसके अंदर कुछ इनकम्प्लीटली डिवाइडेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये भी बहुत कम टाइम तक एक्सेप्ट की गई थी, एंड आफ्टर दैट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड, एंड देन सेल थ्योरी केम. ओके, अब इसमें ये एक जो वर्ड है ये हम पहली बार देख रहे हैं, थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज. ये क्या होता है? थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज को ही सेल थ्योरी भी कहा गया है. एज सिंपल एज दैट, नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड. सेल थ्योरी जो है उसे सेल थ्योरी भी कहते हैं या सेल डॉक्टरीन भी कहते हैं. ओके, हमने पीपीटी में देखा था, सेल डॉक्टरीन भी कहते हैं, या फिर इसे थ्योरी ऑफ सेल लीनिएज भी कहा गया है. So the correct option is organismal theory. Okay, I hope
I am well clear in this. Now coming on to next question. Next question is, who proposed the first time that cells are totipotent? एक नया कॉन्सेप्ट है, टोटीपोटेंसी क्या होती है. आई होप 9th और 10th में आपने इसका थोड़ा सा रिव्यू देखा होगा, सरफेस इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास में, बट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज टोटीपोटेंसी. ओके, टोटीपोटेंसी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टोटीपोटेंसी. ठीक है, एक सेल है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स में, जो आगे डिफरेंट हो सकते हैं, डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ सेल्स में, और वो आगे बना सकते हैं एक पूरा कंप्लीट ऑर्गन एंड देन अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ओके, these type of cells are known as totipotent cell and this property is known as totipotency. अब अपनी बॉडी में ऐसे कौन से सेल्स होते हैं जो टोटीपोटेंट होते हैं? दीज आर स्टेम सेल्स, यानी स्पोर्स एंड जाइगोट. वी नो जाइगोट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है बाद में. ठीक है, और प्लांट्स में स्पोर्स से एक पूरा प्लांट बनता है बाद में. सो ये जो टर्म है टोटीपोटेंसी है, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी हेबरलैंड ने. ओके, अभी एक और टर्म है प्लूरीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी की तरह ही एक और टर्म है प्लूरीपोटेंसी, तो हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर देखते हैं प्लूरीपोटेंसी क्या होती है. सो अ सेल कैन फॉर्म मेनी फिनोटाइप्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लूरीपोटेंसी. फिनोटाइप्स का बेसिकली क्या मतलब है? फिजिकल फॉर्म्स. ओके, सो व्हाट इज प्लूरीपोटेंसी? द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिफरेंशिएट इनटू ऑल सेल lineages, नॉट होल ऑर्गेनिज्म, बट नॉट अ होल ऑर्गेनिज्म, ओनली बॉडी पार्ट्स. टोटीपोटेंसी सबसे सुपीरियर है. ओके, टोटीपोटेंसी में क्या हुआ कि एक सेल है जो किसी को भी डिफ्रेंशिएट करके किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन प्लूरीपोटेंसी क्या है? वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स को ही प्रोड्यूस कर सकता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल लीनिएज को ही प्रोड्यूस कर सकता है. जैसे प्लूरीपोटेंट सेल है तो वो 3 जर्म्स लेयर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. ओके, अब इसमें एक वर्ड है, टोटीपोटेंसी हमने पढ़ लिया, इसमें एक वर्ड है पैरासेक्सुअलिटी. ये क्या होती है? सी व्हाट आई हैव डन कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स है, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड देयर डेफिनेशंस ऑल्सो, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड slight introduction also, so that when you continue studying these chapters, these subjects, no term is new for you. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई टर्म मालूम ही नहीं है, you are unaware of scientific terms. so मैंने इसके साथ में आपको थोड़ा थोड़ा explanation भी दिया है. ओके, पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है? रिप्रोडक्शन where genetic recombination occurs with zygote formation और meiosis. इसमें with नहीं है, without है. ओके, रिप्रोडक्शन जहाँ सीधा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और मियोसिस नहीं होता है. पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ एग से सीधा एम्ब्रियो बन जाता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, आई हैव सम असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन फॉर यू. ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? बहुत ही लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस है. अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू सॉल्व इट. इसमें क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसे हम असर्शन कहते हैं और उसके नीचे उसका रीज़न दिया जाता है. सो यू गाइज आर प्रोवाइडेड विद 4 ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर 1 इज़ दैट A and R, यानी assertion and reason both are true and R is the correct explanation for A. Okay. B option will be if both A and R are true but R is not the correct explanation for A. Third option is if A is true but R is false. And fourth option is if both A and R are false. So let's have an introduction to these type of questions. These are my favorite type of questions. इसमें आप अपना पूरा लॉजिक लगाते हो, इसमें आप अपना पूरा क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हो, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव हियर इज आई हैव मेड एन असर्शन. असर्शन में ये है द वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिजम्स. ओके, वी नो वायरसेस जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं. रीज़न क्या है? वायरसेस आर मेरली न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स एंड लैक साइटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिक मशीनरी. ओके, तो इसने इस असर्शन का रीज़न ये दिया है कि वायरसेस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं और साइटोप्लाज्म और मेटाबॉलिक मशीनरी ही होती है उसमें, और मशीनरी नहीं होती है उसमें. सॉरी, आई मिस प्रोनाउंस्ड.
ठीक है, तो क्या ये असर्शन ठीक है? ऑफ कोर्स. क्या ये रीज़न इसको जस्टिफाई कर रहा है? ऑफ कोर्स. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर this question. So moving on to the next slide, we have next question. The assertion is Sklidden and Swan were first to observe the cells and to put forward cell theory. ठीक है, Sklidden and Swan ने पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया और सेल थ्योरी को फॉरवर्ड लेके आए. द रीज़न इज सेल्स आर ऑलवेज लिविंग यूनिट्स. अभी क्या है, इट्स वेरी ट्रिकी. हमें पता है स्क्लिडन और स्वान दो साइंटिस्ट थे, एक ने प्लांट्स पे काम किया, वन वॉज अ बॉटनिस्ट, वन वॉज अ जूलॉजिस्ट. ओके, इन दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया. वेरी ट्रू, हमें ये पता है. बट वर दे फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल्स? नो, they were not the first ones to observe cells. First one was Robert Hooke. Okay, Robert Hooke ने first time cells को observe किया. So यहाँ पे assertion तो wrong है ही. Reason पे जाते हैं. The cells are always living units. No, there are dead cells also. Okay, so reason is also not correct. So the option D will be a correct choice. Assertion भी गलत है, reason भी गलत है. Okay, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल होते हैं, बस थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट डाल दिया जाता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज एन असर्शन दैट डेड सेल्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, नो इशू. रीज़न इज ऑर्गेनिजम्स हैव नॉन फंक्शनल सेल्स ऑल्सो. ओके, नाउ if we talk about assertion, dead cells also play a role in multicellular organisms. Okay, we know that जो ट्री की बार्क होती है, ट्रंक, they are basically dead cells only. So assertion is right here, but reason की पास जाते हैं. When we talk about reason, organisms have non-functional cells too. No, is it possible that there is a cell in an organism and which do not do any function? No, it is not possible. So assertion is right, but the reason is wrong for it. So I think B is the correct answer for that. So I hope कि आप लोगों को समझ आया होगा मैंने जितने भी आपको questions करवाए हैं. Thank you so much for watching the video guys, and I hope you guys liked it, you guys understood it. If you liked it, just hit the like button, and if you want to stay connected, please subscribe to my channel. There will be more videos coming forward, and please study hard, stay safe and stay connected.